नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरोकार में। मैं हूं श्याम सुंदर। भारत से हर साल करीब 5,000 से ज़्यादा छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश में जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर छात्र रूस, यूक्रेन, नेपाल, कजाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर चीन जाकर एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर लौटने के बाद छात्रों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन यानी एफएमजीई की परीक्षा पास करनी होती है। एफएमजीई की परीक्षा के लिए हर साल करीब 10,000 छात्र आवेदन करते हैं, लेकिन ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ 20% छात्र ही यह परीक्षा पास कर पाते हैं। छात्र अगर एफएमजीई परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो भारत में उन्हें प्रैक्टिस के लिए पंजीकरण नहीं मिल पाता, यानी कि वो यहाँ पर डॉक्टरी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार करीब 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर भारत में है, यानी कि भारत में डॉक्टरों की भारी कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों के अनुसार यह अनुपात प्रति व्यक्ति 1,000 होना चाहिए। इस लिहाज से देखें तो यह अनुपात तय मानकों के मुकाबले 11 गुना कम है। बिहार जैसे राज्यों में तो तस्वीर और भी धुंधली नजर आती है, जहां 28,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। तो एक तरफ विदेशों से मेडिकल की पढ़ाई करके लौटे छात्र हैं जिन्हें प्रैक्टिस की अनुमति नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ लोगों को झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ रहा है। इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन आइए पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। अब विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए उन्हीं छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पास करेंगे। भारत में भी निजी या सरकारी कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए नीट पास करना अनिवार्य है। इससे पहले विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों को ये प्रमाण पत्र 12वीं की परीक्षा के आधार पर मिल जाता था। हर साल करीब 5,000 से ज्यादा छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। चीन, रूस, बांग्लादेश, यूक्रेन, नेपाल, कजाकिस्तान जाकर भारतीय छात्र एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर लौटने वाले छात्रों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन यानी एफएमजीई की परीक्षा पास करनी होती है। एफएमजीई के लिए हर साल करीब 10,000 छात्र आवेदन करते हैं, लेकिन सिर्फ 20% छात्र ही एफएमजीई परीक्षा पास कर पाते हैं। छात्र अगर एफएमजीई परीक्षा पास नहीं करते हैं तो भारत में वो डॉक्टरी के लिए पंजीकृत नहीं हो पाते। अगर 2012 से 2014 के एफएमजीई परीक्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन से मेडिकल की पढ़ाई कर लौटने वाले 11,825 छात्रों में से सिर्फ 19% छात्र एफएमजीई परीक्षा पास कर सके। वहीं रूस से आए 5,950 छात्रों में से 18% छात्र पास हुए। यूक्रेन से आए 3,520 छात्रों में से 19% छात्र उत्तीर्ण हुए। नेपाल से आए 3,163 छात्रों में से 21% छात्र उत्तीर्ण हुए। कजाकिस्तान से आए 858 छात्रों में से 21% छात्र पास हुए। बांग्लादेश से आए 626 छात्रों में से 31% छात्रों ने एफएमजीई परीक्षा पास की। इस तरह से विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों के रास्ते में एक और बाधा आ गई है। हालांकि कई जानकार ये कहते हैं कि नई शर्त विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों की मदद ही करेगी। नेहा सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं, आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। मेरी दाईं तरफ से संजय श्रीवास्तव हैं, महासचिव हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एमसीआई के। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। उनके साथ ही डॉक्टर सविता मल्होत्रा खड़ी हुई हैं, पूर्व डीन हैं, प्रोफेसर हैं मनोचिकित्सा विभाग पीजीआई चंडीगढ़ की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सविता जी। और उनके साथ ही डॉक्टर बी श्रीनिवास खड़े हुए हैं, एडीजी हैं, यानी कि अतिरिक्त महानिदेशक हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उनके अलावा आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे साथ नौजवान
मौजूद हैं जो अपनी बातें कहेंगे, अपने सवाल करेंगे। लेकिन संजय श्रीवास्तव जी, आपके साथ अगर चर्चा की शुरुआत करें जी। कि क्या कारण है कि विदेशों से जो डॉक्टरी की पढ़ाई करके लौटते हैं छात्र, एक तो उनके लिए टेस्ट कितना जायज़ है, कितना ज़रूरी है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या कारण है कि इतने कम छात्र जो है वो यहाँ पर जो अनिवार्य परीक्षा है उसको पास कर पाते हैं प्रैक्टिस के लिए, पंजीकरण के लिए? इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। वो ये है कि पहले इस तरह की कोई अनिवार्यता नहीं थी 2002 के पहले। जी। ये माननीय न्यायालयों के द्वारा जब इस चीज़ का संज्ञान लिया गया कि जो विदेशों से पढ़ के जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनका स्तर के बारे में कुछ संशय था, इस वजह से माननीय न्यायालय के द्वारा पहल करके मंत्रालय की तरफ से एक ये स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन लाया गया। इसके अनुसार 15 मार्च 2002 के बाद जो भी बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, उन बच्चों को पहले तो एलिजिबिलिटी लेके जाना है, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो बच्चे पढ़ने के लिए विदेशों में जा रहे हैं वो एक न्यूनतम स्तर जो कि प्रिस्क्राइब्ड है एमसीआई रेगुलेशंस के अंदर, उसको प्रतिपूर्ति करते हैं। और जब वो लोग आते हैं उसके बाद उन लोगों को एक, जैसे आप लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, कि परीक्षा पास करना होता है और उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद ही उन लोगों को प्रोविजनल या परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्राप्त होता है। तो जैसा आपने शुरुआत में जो प्रश्न किया उसमें ये कि कुछ डाउट था पूरी प्रणाली के अंदर कि विदेश में जो चिकित्सा शिक्षा दी जा रही है उसका मानक या स्टैंडर्ड जो है वो हमारे देश में जो परीक्षा और जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है उससे कुछ कम आंका गया था। इस कारण से ये परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया और इसी वजह से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करके विदेश जाने का प्रावधान लाया गया। जी, तो आप कहते हैं कि उसके कुछ मजबूत आधार हैं जिस आधार पर ये प्रावधान किया गया। लेकिन डॉक्टर सविता मल्होत्रा, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि भारत एक बड़ा देश है, 11,000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है, जबकि 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए अगर WHO के मानकों को आप माने। और संसद में भी मुझे याद पड़ता है कि ऐसी कई बहस हुई हैं कि डॉक्टरों की कमी है इस देश में, उनको पूरा किया जाना चाहिए। वैसे में इतनी सख्ती क्या जायज़ है कि जो विदेशों से डॉक्टर पढ़ के आ रहे हैं कि उनको उनके पंजीकरण पर आप एक तभी के आप पहले यहाँ पर आके एक टेस्ट दीजिए तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखिए, हमारे देश में डॉक्टरों की कमी है, ये सही है। और भारत सरकार ने पिछले 1-2 दशकों में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं कि डॉक्टर्स का नंबर बढ़े, सीटें बढ़ी, मेडिकल कॉलेजेस की गिनती बढ़ी, मेडिकल सीट्स बढ़ी। लेकिन उसके साथ साथ एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसके साथ ही, कि खाली हमें नंबर बढ़ाने से मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन उस पर भी बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। आज के समय में हम देखते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन में के तरफ आम जनता का विश्वास और उनकी जो उसकी प्रतिष्ठा और इज्जत थी वो पहले से बहुत कम हो गई है। जनता का विश्वास टूट गया है, कम हो गया, और तभी हमें नज़र आते हैं कि जो डॉक्टरों के ऊपर हमले होते हैं और ये सब होता है। हुआ ये है कि जब अगर मेडिकल एजुकेशन का स्तर नीचे हो जाएगा तो वो लोग, चाहे वो कहीं से पढ़े हों, चाहे भारत में पढ़े चाहे बाहर से पढ़े हैं, तो वो लोग जब आके प्रैक्टिस करेंगे तो वो अगर पूरा सही तरीके से अपनी सर्विसेज ना दे पाएँ, तो बिल्कुल संतुष्टिजनक रिजल्ट्स ना दे पाएँ, मेडिकल एजुकेशन की जो प्रैक्टिस के बाद जो प्रैक्टिस है, मेडिकल प्रैक्टिस उनकी सही स्टैंडर्डाइज ना हो, तो उससे तो जनता का नुकसान है। तो उससे जनता का तो नुकसान आप भी ये मानती हैं कि ये जो मानक रखे गए हैं, परीक्षाओं की जो कंडीशन रखी गई है, ये सही है? ये देखिए, होनी ये तो चाहिए। हर जगह में, हर कंट्री में है। हर कंट्री में आप कहीं भी मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, पहले तो चाहे उनके जो नेटिव जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी क्वालिटी कंट्रोल है, तो जो बाहर से पढ़ के आए हैं उनके लिए भी, उस कंट्री के लिए, जैसे
हिंदुस्तान में जब बाहर से पढ़ के आएंगे तो हिंदुस्तान के मापदंड के मुताबिक उनको आंका जाएगा और होना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स जब यहाँ से अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, इनको सबको वहाँ पर एग्जामिनेशन देना पड़ता है, पहले अपने आप को इक्विवेलेंस साबित करनी पड़ती है अपने, उसके तब उसको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिलती है, तब वो वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो आवश्यक यानी अत्यंत आवश्यक है। जी, अत्यंत आवश्यक है आप कह रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवास, जैसा मैंने कहा कि भारत में एक तरफ झोला छाप डॉक्टरों के सहारे लोग इलाज करा रहे हैं और दूसरी तरफ एक बड़ी तादाद है जो प्रैक्टिस करने के लिए प्रमाण पत्र चाहती है लेकिन वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, इसलिए वो अब डॉक्टरी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। क्या आपको नहीं लगता है कि जो ये लोग विदेशी कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं, हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड भारत के कॉलेजेस का है या जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद वहाँ ना रहा हो, उतने काबिल ये डॉक्टर शायद ना हों, लेकिन उसके बावजूद वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और कम से कम वो लोगों को बेसिक इलाज मुहैया करा सकते हैं, जहाँ तक प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का सवाल है या ग्रामीण इलाकों में जो इलाज का सवाल है। जी देखिए, जैसे मेरे को पैनलिस्ट सर ने और मैम ने बताया कि अल्टीमेटली मेडिकल एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जिसके बाद हम लोग एक पेशेंट्स को और हेल्थ केयर और लोगों के स्वास्थ्य और लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है। तो यहाँ पे एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करना बहुत ज़रूरी है और उसको तय करने के लिए ये जो FMG एग्ज़ाम दिया था, ये स्टैंडर्डाइज इसलिए किया था कि कुछ एक मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट हो, मेंटेन हो, जिसके वजह से वो एक पास करने के बाद हम ये विश्वास से कह सकते हैं कि ये लोग पेशेंट्स को हैंडल कर सकते हैं प्रॉपरली और अच्छे से डील भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे आप देखोगे स्टैटिस्टिक के हिसाब से ऐसा बता भी रहे थे, जब पहले ये एग्ज़ाम शुरू हुआ था, जब सिर्फ 2% ही 2002 में जो था शुरू हुआ था, तब सिर्फ 2% ही पास परसेंटेज था। बट लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ है जून 2018 में, ये परसेंटेज अब 21% तक चला गया एंड होपफुली अब फ्यूचर में ये परसेंटेज बढ़ता चले जाएगा और बेटर क्वालिटी भी रहेगा और एक मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड रखना भी ज़रूरी है जी। जस्ट बिकॉज कि हमें ये डॉक्टर्स की ज़रूरत है, क्वांटिटी ऑफ डॉक्टर्स का इफेक्ट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर क्वालिटी नहीं मेंटेन करेंगे तो बाद में ये हमारे ऊपर भी दायित्व आ जाता है, MCA और गवर्नमेंट के ऊपर भी दायित्व आ जाता है, क्योंकि हम एक्सपोज कर रहे हैं पेशेंट्स को ऐसे डॉक्टर्स के साथ। और MCA का ये है इंडिया में कि एवरी ईयर इनके इंस्पेक्शंस होते हैं कॉलेजेस के। अब हमें ये नहीं पता जो रशिया चाइना में जो कॉलेजेस हैं उनके इंस्पेक्शंस हो रहे हैं, उनका तो एवरी ईयर हो नहीं रहे। तो इसलिए कुछ हमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड रखना चाहिए कि जब बच्चे वहाँ से बाहर आके पढ़ के आते हैं, हमें उन पर भरोसा है, बट फिर भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड रखना बहुत जरूरी है। उसको पास होने के बाद एक न्यूनतम स्तर, न्यूनतम सर, ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, ये हाई, ये PG के एग्जाम नहीं है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड एग्जाम, मिनिमम स्टैंडर्ड आप चेक करते हैं। तो और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने अनुभव हमें बताना चाहेंगे। जी, अपना नाम पहले बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर रोहित भटनागर है। मैंने यूक्रेन से MBBS की हुई है। और सर मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है, इसमें हमारे स्टैंडर्ड्स की बात होती है, हम एग्जिट एग्ज़ाम को भी सपोर्ट करते हैं, वी सपोर्ट एग्जिट एग्ज़ाम ऑल्सो, बट ओनली थिंग वी वांट द कॉमन एग्जिट एग्ज़ाम, ओके, बिकॉज द वे दे आर टेकिंग द हिंदी फॉरेन, में अगर आप बोल पाएँ तो बेहतर होगा। ये जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम जिस तरह से लिया जा रहा है, हम उससे हम सहमत नहीं, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से, इसमें जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो लेती है, इसमें बहुत सी हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले नंबर 1 प्रॉब्लम ये रहती है कि जो प्रॉस्पेक्टस में सिलेबस दिया गया है वो फॉलो नहीं होता। नंबर 2 जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट यानी कि अगर उसमें लिखा है इंटरनल मेडिसिन से 30 क्वेश्चंस आने 30 क्वेश्चंस नहीं आते, उसमें से आते हैं इंटरनल मेडिसिन से 5 से 10 क्वेश्चन। माइक्रोबायोलॉजी में लिखा है कि अगर उसमें से आने हैं 5 क्वेश्चंस, उसमें से आते हैं 30 क्वेश्चंस। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। And the other thing is that if we talk about the medical colleges of Russia, Ukraine and China also, तो उसमें आप ये देखेंगे उनकी, वो लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में वहाँ पे पढ़ाई होती है, प्लस कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ाए जाते, कुछ वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ाए जाते। तो इस वजह से हमको यहाँ पे आके इस चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जी, अब आप आपने बराबर में दे दीजिए हाँ, माइक। जी, अपना नाम बता दीजिएगा पहले। जी, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार है। मैं
मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम की आड़ में हमारे ऊपर एक टॉर्चर जैसा हो रहा है। आपने कहाँ से पढ़ाई की है? सर मैंने चाइना से ही पढ़ाई किया हूँ। जी, मैं 2017 में ग्रेजुएशन किया जी। हूँ। तो मैं ये एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। सर जो अभी बोले कि नहीं ये एग्ज़ाम पीजी लेवल का नहीं है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। सिर्फ नाम ही इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है, मगर इसका क्वालिटी और क्राइटेरिया सब पीजी टेस्ट की तरह ही है। क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी इतना बढ़ चुका है कि मतलब उसको पास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप बोल रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो पीजी में देखिए आपका जो रिजल्ट आता है उसमें परसेंटेज के हिसाब से नहीं, परसेंटाइल के हिसाब से आता है, जो कि 50% उसका ये क्राइटेरिया रहता है कि 50% अगर करते हैं, आप पास करते हैं, तो जाके आप पीजी में क्वालिफाई करते हैं। मगर हमारा परसेंटेज रहता है 50%, ये एक ह्यूज डिफरेंस रहता है। और आप आगे देखेंगे तो 2017 और 2018 में जो पीजी एग्जाम हुआ था, उसमें अगर बच्चे क्वालिफाई ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो परसेंटाइल सिस्टम को घटा दिया जाता है। जैसे कि 50 परसेंटाइल था, 2017 में उसको 42 परसेंटाइल किया गया, 2018 में तो उसको 35 परसेंटाइल किया गया। मगर हमारे एग्जाम में तो अगर आपको लग रहा है कि ये स्टूडेंट पास नहीं कर पा रहे, इसमें कोई घटाया नहीं जा रहा है। जो 50% क्राइटेरिया तय है जी, तो और वही है। कोई आप में से बात करना चाहता है? जी, तो मैं लौटेंगे हम फिर आपके पास, लेकिन संजय श्रीवास्तव जी, दो लोगों ने अपने जो अनुभव रखे हैं कि ये बात जाहिर है कि अगर यूक्रेन में आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो वहाँ हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, एक सब्जेक्ट पे कम जोर दिया जाता है, लेकिन कम से कम एक मिनिमम क्वालिफिकेशन उनको मिलती है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए हैं और भारत में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये उनको अनुमति दी जा सकती है। देखिए, इसके अंदर जो वर्तमान में जो रूल पोजीशन या कानून है, उसके अनुसार ये है कि जैसे डॉक्टर श्रीनिवास ने भी बताया था कि क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए कि भाई एक मिनिमम स्टैंडर्ड है जो हमारे यहाँ देश में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर्स, ये सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। और यही कारण था कि जिसकी वजह से ये स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जामिनेशन लगाया गया है। उसका कारण यही था कि जो हमारा कंट्रोल विदेशों के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, उनके कोर्स कैरिकुलम के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। जो देश, हमारे देश के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको एक यूनिफॉर्म कैरिकुलम फॉलो करना पड़ता है, एक एग्जामिनेशन पैटर्न है जो कि फॉलो करना पड़ता है। जैसा कुछ आए हुए बच्चों ने बताया है कि वहाँ पर कुछ ऐसी भी समस्या है कि जो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है वो सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाया जा रहा है, और लैंग्वेज का बैरियर भी है। मुझे ऐसी भी जानकारी है कि कुछ विदेशी देशों में वहाँ पर जो है वो लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा घंटे पढ़ाया जाता है बनिस्बत इसके कि मेडिसिन सर्जरी के ऊपर जितने घंटे दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इसी वजह से कि हमारे कंट्रोल में जब चीज़ नहीं है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो डॉक्टर्स हम समाज को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन डॉक्टरों को हम ये सर्टिफाई करें कि जो हमारे देश में जिस तरह से जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के ऊपर वो भी खरे बैठ रहे हैं। और ये मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि ऐसा कोई किसी भी स्तर पे, सरकार के काउंसिल के स्तर पे या कोई एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी के स्तर पे इस तरह की कोई भावना नहीं है कि जो आ रहे हैं, देखिए ये भी हमारे देशवासी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरी जगह के हैं, ये भी हम लोगों के समाज से ही निकले हुए बच्चे हैं और आएंगे, ये हमारे समाज के अंदर इंटीग्रेट हों, डॉक्टर की तरह सर्विसेज दे सकें। ये एक सिर्फ प्रक्रिया है जिसके तहत इनको गुजर के अपने आप को ये प्रूव करना है कि जो भारत के अंदर जो मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम है वो उसके अनुरूप भी ये अभी खरा बैठते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये तय हो गया है कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे उनको एक न्यूनतम उनका स्तर होना चाहिए, उसके लिए भी उनको एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, नीट की परीक्षा क्लियर करनी पड़ेगी, क्या उसके बाद आपको लगता है कि वापस आने के बाद फिर भी एक और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है? देखिए, ये आपने जो प्रश्न किया है ये एक बड़ा रेलेवेंट प्रश्न है। अभी तक देखिए क्या हो रहा है कि जो बच्चे जा रहे हैं उन्होंने डिफरेंट बोर्ड से जो एग्जामिनेशन पास किया है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10+2 का एग्ज़ाम किया है। अब ये भी सर्वविदित है कि हर बोर्ड का स्टैंडर्ड जो है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। जो सीबीएसई का स्तर है वो किसी प्रदेश के बोर्ड के स्तर के बराबर हो सकता है कि ना हो उस बोर्ड का। तो वहाँ पर जो है इस चीज़ को भी रेगुलेट करने के लिए जो न्यूनतम जो स्टैंडर्ड है उसको
सुनिश्चित करने के लिए जो नियम नया लाया गया है वो ये लाया गया है कि 2019 से अब जो बच्चे जाएंगे, वैसे तो इस साल से लागू किया गया था, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के अंदर उसे क्वालिफाई करना है जी। क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि उसे पास किया है, 50 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं तो वो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को भी यहाँ से रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो बच्चे जा रहे हैं, जो कंसर्न है कि भाई 21% पास हो रहे हैं, 30% पास हो रहे हैं, ये भारत सरकार के लिए भी बड़े चिंता का विषय है, क्योंकि समाज से गए हुए हमारे बच्चे हैं ये लोग, और इन्होंने भी वहाँ धन खर्च किया है, धनराशि खर्च करी है, अपनी ज़िंदगी के इतने इम्पॉर्टेंट जो ईयर्स हैं वो वहाँ गंवाए हैं। तो इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए कि अब नीट से जब ये क्वालिफाई करके जाएंगे तो यहाँ एक डबल चेक हो रहा है कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भी पास किया है, उसका स्तर भी हमारे हाथ में नहीं है कि उसको यूनिफॉर्म कर सकें। तो अब ये नीट के माध्यम से ये स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा था कि एक मिनिमम जब स्तर का आपने एक चेक शुरू में ही लगा दिया कि ये एक मिनिमम काबिलियत का बच्चा ही पढ़ने जाएगा, तो वापस आने के बाद क्या आपको लगता है कि उस टेस्ट को ख़त्म किया जा सकता है? हमारा ये मानना है कि आज जो कानून है उसके अनुसार जो अभी जो विषय है, कंसर्न जो है वो ये है कि 21% इस बार पास हुए बच्चे। जी। हम ये मानते हैं कि जब नीट क्वालिफाई करके जो बच्चे जाएंगे वो बेहतर स्तर के जाएंगे और ये पास परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और आज की अगर अपन बात करें तो आज जो रूल एग्जिस्ट करता है उसके अनुसार ये बच्चे जब लौट के आएंगे, नीट क्वालिफाई करके भी जो जा रहे हैं जी। वो जब लौट के आएंगे तब भी उनको ये स्क्रीनिंग टेस्ट देने की अनिवार्यता आज जो नियम लागू है उसके अनुसार है। अच्छा डॉक्टर सविता मल्होत्रा, अगर मैं इसको ऐसे रखने की कोशिश करूं कि जो नीट क्लियर करके जाएं और उसके बाद फिर एग्ज़ाम आके दें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिस्करेज करना चाहते हैं हम कि आप विदेशों में क्यों जाना चाहते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए? नहीं नहीं, इसमें यह है कि देखिए किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कोर्स की आप बात कर लो तो दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक एंट्री और एक एग्ज़िट। एंट्री का जो एग्ज़ाम है कि एलिजिबिलिटी और मिनिमम स्टैंडर्ड एक बच्चे का है। अब हर कोर्स में क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है, सीटें कम हैं, एप्लीकेंट ज़्यादा हैं, तो आपने किसको एडमिशन देना है। और हमारा जैसे कि 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कंट्री के अंदर, तो इसलिए उसको एक लेवल पे मिनिमम स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए तो एंट्री एग्ज़ाम ज़रूरी है। और एग्ज़िट जो है वो है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, कि जब आपने जो पढ़ाई करी वो कितने स्टैंडर्ड की और कैसी पढ़ाई। ये नहीं है कि जो एंट्री कर गया एक बार और वो जो एग्ज़िट करेगा वहाँ से पढ़ाई कोर्स पूरा करके निकलेगा कि उसने वाकई सब कुछ वो सब अर्जित कर लिया है, नॉलेज और स्किल्स और सारा कुछ सीख लिया है जो उसको करना चाहिए। अगर हम उसको एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो कैसे कंफर्म करेंगे कि हाँ उसने वो सीख लिया है? उसको कैसे हम बाहर मार्केट में या समाज में जाने की हम उसको इजाज़त दे देंगे? तो वो तो दोनों एग्ज़ाम तो नेसेसरी हैं। अब रही कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, वहाँ की दिक्कत ये है कि पहले तो सबसे पहले ये था कि उनके लिए आज तक, अभी जो नीट होगा वो फ्यूचर की बात है, अभी तक तो कोई एग्जाम अगले था साल नहीं, से वो शुरू होने अगले वाला है। साल से होगा, तो अभी तक तो वो वैसे ही जा रहे थे, तो जो भी चला गया, जो पैसे खर्च करके या पॉसिबली अपने आप को जो अरेंज करके जो चला गया वो एंट्री ले ली उसने। उसके बाद वहाँ कॉलेजेस में ये भी हमने देखा है कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वहाँ उन कॉलेजेस में जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत बहुत हिंदुस्तान से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें प्रॉब्लम है। हमारे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आप कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर है। लेकिन और तो उसमें यह है कि क्लासरूम्स बहुत बड़े बड़े हैं, क्लास में जो पढ़ाई होती है वो फॉरेन लैंग्वेज में हो रही है। हालांकि अब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वो कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश के टीचर्स लिए जाएं और इंग्लिश में पढ़ाया जाए। क्लिनिकल वर्क जो है, जो कि मेडिकल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्लास वर्क के साथ साथ क्लिनिकल वर्क, जो कि अगर 5 साल की पढ़ाई है उसमें से 2 साल सिर्फ खाली बेसिक्स के होते हैं और बेसिक्स अलोन, उसके बाद 3-3.5 साल तो क्लिनिकल उनको पढ़ाया जाता है। तो क्लिनिकल मतलब है पेशेंट ओरिएंटेड, मतलब आप ओपीडी अटेंड कर रहे हैं, आप सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं सीनियर्स के साथ। यस, तो वो जो है क्लिनिकल जो एजुकेशन है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, बाहर के कंट्रीज में देखा गया। तो उस हिसाब से तो जो हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं कि जब एंट्रेंस के बाद भी
जो ये थियोरेटिकल एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उनके क्लिनिकल स्किल्स बहुत कमज़ोर होते जी। हैं। किसी को ब्लड प्रेशर लेना नहीं आता है, किसी को आईवी लाइन लगानी नहीं आती है, किसी को जिन्होंने हैंडल ही नहीं किया कभी भी क्लिनिकल मटेरियल, मरीज को क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं किया, उनको नहीं आता है। तो इस तरीके का जी जब बिल्कुल, आपकी बात को लेके मैं डॉक्टर श्रीनिवास आपके पास आना चाहता हूं कि जो वहां पर क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो एक तरह से अस्पतालों में समय उनको गुजारना चाहिए मरीजों के साथ और बड़े प्रोफेसर्स डॉक्टर्स की देखरेख में, डॉक्टर सविता मल्होत्रा जैसे डॉक्टर्स की देखरेख में, वो वहां पर नहीं कर पाते। क्या ये संभव है कि ये लोग जो विदेशों से पढ़ के आते हैं उनके लिए एग्ज़ाम की बजाय इस तरह की कोई शर्त हो कि साल भर वो रूरल इंडिया में या कोई छोटे शहरों में या बड़े शहरों में सरकारी अस्पतालों में बड़े डॉक्टर्स के साथ क्लिनिकल ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा? क्या वो एक बेहतर प्रपोजिशन हो सकता है? तो देखिए, इसमें क्या है कि पहले मैं इस बच्चे का एक बार वो आंसर कर दूं परसेंटाइल परसेंटेज का। तो जैसे वो बच्चे कह रहे थे कि नीट का जो है उसमें हम परसेंटाइल रखते हैं, क्योंकि हमारा उसमें मेन क्राइटेरिया है कि उसमें क्वालिफाइंग लाइसेंसिएट नहीं है। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से परसेंटाइल करते हैं, और लोग अगर बच्चे कम पढ़ रहे हैं किसी कैटेगरी में तो परसेंटाइल लोअर कर सकते हैं इन कंसल्टेशन MCI। बट ये जो आपका लाइसेंसिएट एग्जाम है इसके बाद डायरेक्टली वो प्रैक्टिस के लिए जाएगा, तो इसीलिए एक परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज के लिए वो डाला हुआ, इसलिए परसेंटेज का अलग इसमें लॉजिक है और परसेंटाइल का लॉजिक इसमें अलग रखा हुआ है जी। और जैसे आप कह रहे थे कि क्या ये बच्चे जो आते हैं बाहर से, वो अभी हमें ये पता नहीं कि वहाँ पे प्रैक्टिकल का उनका कैसे ओरिएंटेशन है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे वहाँ कोई टीम्स इंस्पेक्शन के लिए जाते नहीं है। नॉर्मली जो मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं तो हम लोग वार्ड्स का भी इंस्पेक्शंस करते हैं, लॉग बुक चेक करते हैं, प्रैक्टिकल सब चेक करते हैं। तो ये उधर हमें ये नहीं पता कि वहाँ प्रैक्टिकल कितना एक्सपोजर हो रहा है। और अगर आप जैसे कह रहे हो कि अगर इन बच्चों को हम डायरेक्टली, आपका ये सुझाव है ठीक, अच्छा भी है, बट ये हमें पहले क्लियर करने से पहले अगर हम इनको कहीं गाँव में या कहीं पर भेजते हैं, कल को वो गांव के लोग भी, वो सब भी कह सकते हैं कि हम लोग पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्यों हमारे ऊपर क्यों पहले टेस्ट करके फिर वो करके फिर शहरों में ना करके हमारे पर किया जा रहा है। तो इसके लिए एक बार मिनिमम एक बार सेट हो जाए, देन दे आर फ्री टू कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रामीण नागरिक हैं या शहरी नागरिक हैं, उससे आपके अधिकार में फर्क नहीं होता है। बेहतर इलाज का अधिकार आपको हमेशा रहता है। जी जी। और आप में से कोई बात कहना चाहता है? जी, वो अपना नाम, आप पहले बोल चुके हैं, उनको बोलना है जी। अपना नाम बता दीजिए। मैं विक्रम चौरसिया हूँ, भभुआ कैमूर से। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर बोल रहे थे कि कितने सारे झोले छाप डॉक्टर हैं, हाँ, जो लाखों देखा जा रहा है, जो पेशेंट्स हैं अच्छे डॉक्टर के बिना वो डेथ करे जा रहे हैं, उन लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। यहाँ हमारे भाई लोग हैं जो विदेशों से यहाँ डॉक्टरी करके आ रहे हैं, यहाँ एक MGTM टेस्ट के MCI एक लागू किया है, हाँ, जिस टेस्ट के कारण लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ बैकडोर से देखा जाता है कि लोग ब्राइब लेकर, अक्सर न्यूज में आता है कि लोगों को एंट्री दी जाती है और वो लोग डॉक्टर भी बनते हैं और वो लोग हमारे पेशेंट्स पर काम करते हैं। तो ये और क्या? कोई पीछे माइक दे दीजिए, पीछे एक बार माइक दे दीजिए, पीछे। हाँ, उनके पास है, आप जी बोलिए। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जोर से अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहाँ से पढ़ाई की है? मैंने रशिया से पढ़ाई की है, स्टेवरोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे मैम ने बताया कि बाहर के जो पढ़ के आते हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, उनकी क्लिनिकल स्किल्स नहीं होती है। चलो, ये बात मान लिए कि क्लिनिकल स्किल्स नहीं होती है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इंडियन गवर्नमेंट की छोड़ो, इंडियन जो प्राइवेट के हैं, क्या उनको क्लिनिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज आती है? और क्लिनिकल्स वो लोग इतना स्किल्स हाँ है कि जो मैडम ने जैसे बताया कि हाँ, ये जाके फ्यूचर में ये कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है और जितने मेरे साथ डॉक्टर्स थे प्राइवेट में, वो लोग कुछ नहीं सीखे। जितना मेरा था वैसा ही उनका भी था, जो मैं काम करके सीखा था। यही बस मैं जानना जी। और नीचे दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए माइक प्लीज़ जी। अपना नाम बता दीजिए। मिंटू कुमार है, और हम ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर की कमी को किस तरह से पूर्ण कर सकते हैं, ये एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, अपने बराबर में दे दीजिए। सर, मैं चौधरी महेंद्र, 63 मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया से किया हुआ MBBS। मेरा मानना सर, मेरा कहना ये है कि जो स्टूडेंट 148, 149 मार्क्स पर, जो आपने 150 मार्क्स का जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो जो स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट जो ऐसे आप एक बार अगर देखें ध्यान से, तो 148, 149 वाले स्टूडेंट जो 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो क्या उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि जो ऐसे 2 बार या 3 बार एकदम क्लोज मार्क्स से जो रह जाते हैं एग्ज़ाम देने से, तो उनको कोई और 6 महीना या 12 महीने का ग्रामीण का कुछ
इंटर्नशिप दे दिया जाए एक्स्ट्रा, क्योंकि ऐसा तो सर है नहीं कि जो 140 या 148 या 149 मार्क्स लेके आ रहा है वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रहा है। हाँ, हो सकता है सिली मिस्टेक है, फैमिली प्रेशर है, डिप्रेशन है, ठीक है, तो उसके लिए क्या और कोई रास्ता नहीं हो सकता है? जी, तो दो तरह के सवाल हैं। डॉक्टर श्रीनिवास, आपके पास आऊँगा। जो तकनीकी सवाल मार्क्स को लेके यहाँ से आया है कि क्या 149 और 151 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, हालांकि कोई एक कट ऑफ मार्क आपको लेना पड़ता है, लेकिन जो इनका सवाल है उसको अगर आप एड्रेस करना चाहें। तो देखिए, एक्चुअली हमारा जो लाइसेंस एग्ज़ाम है उसमें 50% फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी और OBC SC ST उनके लिए 40% है। तो उसमें अनफॉर्चुनेट है, मार्क्स के बेस पे आप जैसे कोई एक स्टूडेंट कह रहा था कि हम एलिमिनेट कर रहे हैं, हम एलिमिनेट नहीं कर रहे किसी बच्चे को, वो अंदर आना चाहते हैं, बट हाँ हो सकता है वो एवरी ईयर बार बार वो कर रहे हैं और ये कर सकते हैं, बट इसको स्टडी करना पड़ेगा। हो सकता है अगर ऐसे बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं और ऐसे एक मार्क से कोई मिस कर रहा है, अगर कोई ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन हो फ्यूचर में, अभी तो नहीं है, बट अभी जो रेगुलेशंस है अगर वो परसेंटेज के हिसाब से उसमें कम पड़ रहा है मार्क्स में, तो अभी क्योंकि पॉलिसी जब तक चेंज होगा तो अभी तो ये फॉलो करना आप ये कह रहे पड़ेगा। हैं कि उस फीडबैक के आधार पे हो सकता है कि आने वाले वक्त में आने इस वाले तरह वक्त का में कंसिडरेशन जी ये अगर सोचा जा सकता संजय है। श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जो पीछे ऊपर से उन्होंने सवाल पूछा, रशिया से जो पढ़ के आए हैं स्टूडेंट, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। आपको याद होगा एक अखबार, अंग्रेजी अखबार ने पूरी एक सीरीज़ चलाई थी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्या शिक्षा का स्तर है भारत में। उनके लिए लेकिन कोई एग्ज़ाम नहीं है, मैंडेटरी एग्ज़ाम, कि आपको कितनी क्लिनिकल ट्रेनिंग है, आपके यहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिर विदेशी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्रों के साथ ही ऐसा सख्ती क्यों बरती जाए? आपने जो प्रश्न उठाया है इसके बारे में एक बड़ा पहले पोजीशन क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको कहते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। 50 सीट के लिए, 100 सीट के लिए 150, 200, 250 MBBS क्षमता के मेडिकल कॉलेज के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट का रेगुलेशन बना हुआ है। कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जब खुलता है तो सबसे पहले वो अप्लाई करता है, अगर वो उन मानकों के ऊपर खरा उतरता है तब उसको परमिशन मिलती है। उसके बाद प्रति वर्ष उनको फिर वापस आना पड़ता है भारत सरकार और MCI के पास में। वहाँ फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर के लिए उनका उन मानकों पे फिर से उन लोगों का निरीक्षण होता है उस कॉलेज का, और अगर उन मानकों के ऊपर वो खरे पाए जाते हैं तभी उनको परमिशन मिलता है। अब दूसरी बात रही कि यहाँ पर के बच्चों को जो एक कमेंट आया है कि उनका स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं है, तो इस बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जो फाइनल ईयर तक जो इंस्पेक्शन हो रहा है उसमें एग्जामिनेशन के अंदर MCI का इंस्पेक्शन का कोई दखल नहीं है, लेकिन जो फाइनल रिकॉग्निशन असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, उस समय जो है वो एक टीम तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रिस्क्राइब्ड है वो है कि नहीं, और दूसरी टीम जो है वो जब एग्जामिनेशन हो रहा है बच्चों का, वो वहाँ जाके बैठते हैं और सब्जेक्ट्स जिनका एग्जामिनेशन हो रहा है उन सब्जेक्ट में वो देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं पूछे गए, प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग हुई है उसका इवैल्यूएशन होता है, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो रहा है तो बच्चे की स्किल टेस्ट की जा रही है कि नहीं की जा रही है। इस बारे में एक सिस्टम और इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन OSCE करके बनाया गया है। तो उसमें ये किया गया है कि जो भारतीय सिस्टम के अंदर हमारे यहाँ जो इवैल्यूएशन हो रहे हैं, कॉलेज के असेसमेंट जो हो रहे हैं, तो उसमें वहाँ किया गया है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को भी पूरी तरह से नहीं तो ज़्यादातर जो है उसको ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के रूप में देखा जाता है, यानी वो सब्जेक्टिविटी हटा दी गई है कि किसी बच्चे ने क्या जवाब दिया उसके ऊपर 5 नंबर दिए जाए कि 1 नंबर दिया जाए कि 8 नंबर दिया जाए। तो ये इवैल्यूएशन के सिस्टम के बारे में आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सिस्टम है यहाँ पर और उसका पालन होता है, और चेक्स और बैलेंसेस डिफरेंट लेवल के ऊपर है, और जब उसके ऊपर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सबके लिए नियम एक ही है, जब वो खरे उतरते हैं तभी उसके अंदर दिया जाता है। दूसरा एक और अगर आप अनुमति दें तो झोला छाप डॉक्टरों के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप उससे कंपेयर करें, देखिए जी वो तो परमिटेड है कि वो कर रहा है, वहाँ प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में बड़ी एक रूल पोजीशन क्लियर है
कि इस देश के अंदर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के जो प्रावधान हैं उसके तहत जो व्यक्ति, जो चिकित्सक पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, केवल वही मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए इस देश में उसको परमिशन है। इसके अलावा जिसको कि एक कॉमन टर्म यूज़ किया, झोला छाप डॉक्टर, ये लीगली जो है ये कोई टर्म नहीं है, कोई मान्य नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वो एक क्राइम है और उसको क्राइम की तरह ट्रीट किया जाता है। आप बीच बीच में सुनते रहते होंगे कि डिफरेंट स्टेट की काउंसिल्स जो हैं इसमें पुलिस रिपोर्ट करके जो है उनको सजा करवाती है। जी जी जी। तो कानूनी तौर पर उनको आप डॉक्टर नहीं मानते? नहीं, हम नहीं मानते। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। लेकिन डॉक्टर सविता मल्होत्रा, मुझे ग्रामीण इलाकों में काफ़ी घूमने का मौका मिलता है। आमतौर पर हम लोग बोर्ड पे आरएमपी पढ़ते हैं, बहुत ही कॉमन टर्म है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो आमतौर पर या तो किसी डॉक्टर के कभी कंपाउंडर रहे होते हैं या किसी हॉस्पिटल में कभी नर्स हों या कभी इंजेक्शन लगाते हों या वार्ड बॉय रहे हों। वो लोग बाकायदा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर इलाज कर रहे होते हैं और कई बार उनसे इलाज करा के लोग फिर बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ते हैं। तो उनको बाकायदा मतलब आरएमपी सरकार उनको परमिशन देती है प्रैक्टिस करने की, जबकि इनको नहीं है। नहीं, उनको सरकार प्रैक्टिस नहीं देती। वो आरएमपी लिखते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड है, दे आर नॉट क्वालिफाइड एट ऑल, बिल्कुल। और अब आप ये देखिए, कोई वार्ड बॉय रहा है डॉक्टर के पास, कंपाउंडर रहा है, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और हमारे तो यहाँ तक हमने देखा है कि उसकी कोई भी डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी अपना एक बोर्ड लगा के और एक अपना क्लिनिक बना के और लेटर हेड छाप करके प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स वो लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। अब ये जो चीज़ है, यहाँ मुझे लगता है कि हमारे देश में रेगुलेशन और ओवरसाइट की कमी है, जिसकी वजह से ये सब होता है। बल्कि ये तो सब कुछ रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। और इसको हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये चल रहा है, अवैध काम चल रहा है, तो हम, क्योंकि ये चल रहा है तो इसलिए हम जो है उसके बराबर कुछ और एक और पैरेलल हम वैध बना दें, उसके साथ में सिस्टम चालू कर दें। वो नहीं हो सकता। नो, नॉट एट ऑल। दूसरा ये कि जो मुझे ये इन्होंने बच्चों ने कहा यहाँ पर कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है, एग्जामिनेशन बाय एज इट इज़, उसमें कुछ इनको कमियां नज़र आ रही हैं कि उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके का सब्जेक्ट कवरेज इनकी बराबर है कि नहीं है, जो कहा जाता है और जो किया जाता है उसमें क्या अंतर है या क्या है। मेरा ख्याल है उसको एग्जामिन किया जा सकता है कि वो एग्जामिनेशन जो है वो ज़्यादा सही और ज़्यादा सिस्टमेटिक हो सके। दूसरा ये कि ये एग्जामिनेशन भी जो है ये भी खाली थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल तो ये भी नहीं है, जिसमें कि हम उसके बच्चे की के क्लिनिकल स्किल कि मरीज को से वो कैसे बात करता है, उसको कैसे एग्जामिन करता है, क्या उसको एग्जामिन करना आता भी है कि नहीं आता है, और वो कैसे करेगा। उसको सिंपल जो प्रोसीजर्स हैं उसको एग्जामिनेशन करने के लिए वो जानता है कि नहीं जानता है। ये चीज़ें हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं। नब्ज देखना जानता है, नब्ज देखना, ब्लड प्रेशर लेना, हमने देखा स्टेथोस्कोप यहाँ लगा रहा है, कोई यहाँ लगा रहा है, तो ये चीज़ें शायद नहीं होता होगा सविता जी। पर ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब ये है कि उसके लिए जो आपने कहा कि एक अगर क्लिनिकल ट्रेनिंग भी साथ में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी साथ में जोड़ दिया जाए, अब उससे ये होगा कि FMGE एक थ्योरी पेपर एंड एक क्लिनिकल पेपर, दो चीज़ें। आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि आप और सख्त चाहती हैं कि ये। मैं सख्त नहीं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो मापदंड और स्टैंडर्ड अच्छे हों, जिससे कि हमारी आफ्टर ऑल अल्टीमेटली इन्हीं बच्चों के आप लोग हमारा इलाज करेंगे, अपने परिवारों का इलाज करेंगे। तो अगर वहाँ स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर पाएंगे तो सफरिंग सबके लिए है, सफरिंग सबके लिए, और जो अच्छी चीज़ नहीं है। तो और दूसरा जो कि क्लिनिकल ट्रेनिंग का प्रावधान अगर किया जा सकता है उनके लिए, वो पहले तो होता था कि जो लोग उनके लिए जब ये एग्जाम नहीं था FMGE, तो उनको आकर के एक साल इंटर्नशिप क्लिनिकल ट्रेनिंग करनी होती थी। तो ये तो क्लिनिक अब ये है कि वो हटा करके एग्जाम शुरू किया गया है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि दोनों किए जाएं,
अब ये नहीं, वही मैं बी श्रीनिवास जी, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था कि अगर पहले इंटर्नशिप था तो क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो बाहर से डॉक्टर बन के आ रहे हैं उनको हम लोग इंटर्नशिप करा सके, क्या ये वजह है कि एग्ज़ाम का किया जा रहा है, या मंशा ये है कि नहीं साहब एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, इंटर्नशिप हो या ना हो? जी, मैं आऊँगा आपके पास। जी, तो देखिए, पहले वही हम लोग ऑरेंजेस विद एप्पल्स वाले कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द कॉलेजेस एंड द फैकल्टी सब चल रहा है। वहाँ पे क्योंकि हम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते कॉलेज का, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहाँ का क्लिनिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक थियोरेटिकल टाइप का एग्ज़ाम दे रहे हैं। बट आइडियली तो जैसे मैम कह रही थी, उसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए कि अल्टीमेटली हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे करते हो वो सब इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फील एंड टच नहीं करोगे वो आएगा नहीं। अभी तो फिर एक थियोरेटिकल है, बस उसमें भी मिनिमम पूछा जाता है। और जैसे एक एनबी का, मैं कल एनबी ऑफिशियल से भी कल बात कर रहा था रिगार्डिंग द एग्ज़ाम, तो वो कह रहे थे इन लोगों ने इस एग्ज़ाम को 2012 या 14 में एक अपने एक कमिटी बिठाई थी, डॉक्टर जुल्का एम्स के थे, तो वो उन्होंने इसको स्टडी किया 2012 से 14 ये वाले सारे क्वेश्चन पेपर्स को। तो उन्होंने तो ये कहा कि इसमें तो वैसे काफ़ी सिंपल सा ही क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें नॉर्मली 52 नॉर्मल लोग अगर दिखाया जाए एग्ज़ाम किसी को तो 50% टू 60% लोग तो नॉर्मली पास हो जाना चाहिए। तो उनके हिसाब से तो एग्ज़ाम भी वो कहते हैं कि ठीक ही है, नॉर्मल ही है, इसमें मतलब सिंपल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बट हमें ये भी ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल अप्रोच भी, जैसा आप कह रहे हो, इम्पॉर्टेंट है। अगर ये 6 महीने या 1 साल इंटर्नशिप का या जो भी है साथ के साथ भी करें, इनफैक्ट पहले प्रैक्टिस करने से पहले, तो एक और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है हमारी लेवल। जी, संजय श्रीवास्तव जी, आप शुरू में लगातार कह रहे हैं कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने नागरिक हैं, ऐसा नहीं है कि इनके प्रति कोई द्वेष के साथ ये प्रोविज़न किए गए हैं कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन ये आ गए हैं, इन्होंने पैसा भी खर्च किया है, भारत का पैसा विदेशों में गया है, तो क्या ये कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग, बल्कि सारे लोग जो भी डॉक्टरी पढ़ के आए हैं, वो यहाँ पर अपना काम कर सकें, डॉक्टरी कर सकें? इसमें एक प्रश्न, जो पहले बात अभी जो चर्चा जिसके ऊपर चल रही थी, वो ये चर्चा चल रही थी कि इंटर्नशिप यहाँ करवाई जाए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाए। यहाँ आए हुए विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी जो कि CIS कंट्रीज से आए होंगे, वो शायद इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि वहाँ इंटर्नशिप का प्रावधान नहीं है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर इंटर्नशिप करा के ही वो वापस भेजते हैं, और कुछ कंट्रीज़ में ये है कि थ्योरेटिकल पढ़ाई के बाद वो वापस भेज दिए जाते हैं बच्चे। तो जो व्यक्ति यहाँ आ रहा है जिसने कि इंटर्नशिप नहीं करी है, उसके लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देते हैं और वो इंटर्नशिप करता है यहाँ पर। जी। और जो कंट्रीज़ के अंदर इंटर्नशिप भी उसी मेडिकल कॉलेज से करना अनिवार्य है, वहाँ से जब विद्यार्थी आता है जिसने कि इंटर्नशिप भी कंप्लीट की हुई है, तो उसको डायरेक्ट परमानेंट रजिस्ट्रेशन देते हैं आफ्टर दिस स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर हम पर्सपेक्टिव देखें तो जो व्यक्ति यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है, परहैप्स वो इस सोसाइटी के लिए एक बेहतर डॉक्टर हो सकता है। ऐसा उसके अंदर कुछ नहीं है। जो व्यक्ति परमानेंट, डायरेक्टली परमानेंट रजिस्ट्रेशन पा रहा है, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कि हमने सुनिश्चित कर लिया है कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन पजेस करता है या रखता है, जब उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है तो वो भी काम करते करते यहाँ के जो अनुभव हैं उसको, क्योंकि यहाँ का प्रैक्टिस का माहौल, डिजीज़ पैटर्न अलग है उस देश से जहाँ से कि बिल्कुल मेरे दिमाग में वही बात आ रही थी कि यहाँ का हमारा खाना पीना, रहन सहन, यहाँ का मौसम, यहाँ जिस तरह की बीमारियाँ होती हैं वो शायद वहाँ के देशों में अलग होता है, और ये ज़रूरी है कि आप सीधा पेशेंट को समझ पाएँ और उनका उपचार तभी कर सकते हैं जब आपको बीमारी समझ में आए। एक बार फिर कुछ और लोग बात करना चाहते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, विकास कुमार, बिहार से। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है सर, अभी बोले हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज और क्या कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट इथिकल नॉलेज? यहाँ पे अनइथिकल इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है। इसीलिए आयुष्मान भारत का जो हम लोग का प्रोग्राम था, तो इसमें प्राइवेट प्लेयर के हाथ से आपका क्या कहते हैं जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू है और मेंटल इलनेस है, और जो ये
चलिए, 2 आपको याद आ रहे हैं अभी। जी जी और जी। ये जो अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, हाँ। ये मतलब कि गवर्नमेंट जो मतलब कि सर्विस है उसी में अवेलेबल है, प्राइवेट में नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता है कि इथिकल कंसर्न के बारे में भी फोकस करना चाहिए और गवर्नमेंट को कुछ ऐसा प्रोग्राम लाना चाहिए जिससे इन लोगों को इथिकल ट्रेनिंग दिया जाए या फिर एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया जाए इथिकल तरीके से। जी, और सर, कोई? हाँ, जी, सर, आप मैं पहले लंबा बोले एक बार और पीछे को। जी, अपना नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम गौरव प्रभाकर है, मैं एटा उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसा कि मैम ने कहा, आपने भी पढ़ाई की है मेडिकल की? जी नहीं। अच्छा, जी जी, बोलिए। मैम ने कहा था FGME फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्जाम के 100% फेवर में है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 1000 प्रति व्यक्ति एक डॉक्टर होना चाहिए, जैसा कि ऐसा नहीं है हमारे भारत में। हमारे देश में क्या है, 11000 प्रति व्यक्ति एक डॉक्टर है। तो क्यों ना पहले डॉक्टरों की पूर्ति कर ली जाए, उसके बाद गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। जी, आप? मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है, मैं बिहार से आया हूँ। जो गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं, हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जो गरीब लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनको दवा अच्छा व्यवस्था नहीं मिलता है, तो प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पे उनको व्यवस्था मिलता है और पैसे ज़्यादा लेते हैं लोग, और उसको गवर्नमेंट के में क्यों नहीं अच्छा किया जा सकता है? उसको अच्छा करना सवाल अलग है, सरकार का। लेकिन जी जी कोशिश करेंगे। जी, पीछे दे दीजिए। हाँ। Good morning, sir. My name is Sachin Yadav, and I am from Lucknow. So my simple question is this from sir that हिंदी में पूछिए। सर, अगर आप इंडिया को मतलब इतना बोल रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ के स्किल्स और टेक्निकल्स बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सर जो बच्चे हैं तो वो प्रेफरेंस फॉरेन इंस्टीट्यूट में क्यों देते हैं? Yes, sir. जी, आप पहले बात कर चुके हैं, तो फिर समय रहेगा तो हम आपके पास ज़रूर आएंगे। डॉक्टर सविता, आपसे उन्होंने सवाल किया कि गुणवत्ता ठीक है, लेकिन पहले संख्या पूरी कर लेते हैं, फिर गुणवत्ता पे ध्यान देंगे। ऐसा नहीं होता। देखिए, हम बात कर रहे हैं, हम हेल्थ की, मेडिकल एजुकेशन और डॉक्टर की बात कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस तरीके के प्रोफेशनल्स समाज में आ जाएं, उनको आने दिया जाए कि जो क्वालिफाइड ना हो या जो कि पूरी तरह से उसके लिए तैयार ना हो और नॉलेजेबल ना हो, क्योंकि उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होगा समाज का। आज जो थोड़ा बहुत जो हमें नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान में भी मेडिकल एजुकेशन की स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी हम तो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की आज बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भी जो मेडिकल एजुकेशन की बहुत सी समस्याएं हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, उसमें भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सरकार ने ऑलरेडी कदम एक उठा लिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को जो उन्होंने वाइंड अप करके, और जो नया नेशनल मेडिकल कमीशन ये बना दिया, ये सब है। तो वो सब कदम उसी तरफ है कि मेडिकल एजुकेशन का स्तर कंट्री में, जो कि कुछ समय से, कई सालों से धीरे धीरे करके कुछ गिर गया था, उसमें आ गई थी, कमजोरियां आ गई थी, उनको ठीक किया जाए। तो गुणवत्ता जो है वो तो हमेशा साथ में पहले रहेगी, उसको आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन उसके जो है कि नंबर्स के, किसी ने पूछा था कि गाँव में कैसे हम नंबर पूरा करें, तो उसके लिए और तरह के हमारे पास जो है सुझाव और अप्रोचेस सिस्टम हम शुरू करते हैं, जैसे कि अब आजकल तो टेलीमेडिसिन है और है, हम उस तरह की चीज़ों को बढ़ावा एक्चुअली 2 चीज़ों को आंसर करना चाहूँ। एक एथिकल का बात किया इन्होंने। तो इस बार हम लोग सिलेबस हमने चेंज करने का प्रोग्राम किया था और काफ़ी 3-4 साल से वर्कशॉप्स भी चल रहे हैं। उसमें एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस का एक हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी डाला हुआ है, जिसमें कि क्या मेडिकल पर्सनल को क्या क्या एथिक्स होने चाहिए, पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी जोर दिया है। तो ये सारा इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसको एथिकल को सिलेबस में ही लाया जा रहा है, MBBS के करिकुलम में ही। दूसरा ये कह रहे हैं कि क्यों बच्चे बाहर फॉरेन क्यों जा रहे हैं। वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ, आप एग्ज़ाम देखोगे कि ऑलमोस्ट 14 लाख बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम में, 7 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं, सीट सिर्फ 68,000 है। तो डेफिनेटली वो पूरा कंप्लीट हो नहीं पा रहा, तो इसलिए बच्चे लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं। बट भारत सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये डिसाइड किया है कि अब नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो हैं अब बढ़ाने वाले हैं। लास्ट ईयर ही हम लोगों ने 53 न्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट कराने के, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फ्यूचर में हमारे पास ही इतना सीट्स हो जाएंगे कि कोई बच्चों को फ्यूचर में कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दैट इज द मेन आइडिया। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, आपकी आखिरी टिप्पणी।
देखिए, इथिकल इश्यूज़ के बारे में इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि सबको इथिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए एमसीआई की तरफ से एक रेगुलेशन सेपरेट बनाया गया है। उसके अंदर चिकित्सक के दायित्व लिखे हुए हैं, कौन से कार्य ऐसे होंगे जो कि अनइथिकल प्रैक्टिस के दायरे में आएंगे, और उसके अंदर सजा के प्रावधान और उसको ट्राई करने के प्रावधान है, जो कि स्टेट मेडिकल काउंसिल और केंद्रीय स्तर पे एमसीआई जो कि अपीलेट अथॉरिटी है, वहाँ पर ट्राई किए जाते हैं अनइथिकल प्रैक्टिस के केसेस। और ये बात बिल्कुल सही है कि इथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, कायदे से काम होना चाहिए। जो जिस तरह के एसओपीज़ हैं या जो इथिकल प्रैक्टिस के दायरे में जो चीज़ें आती हैं, केवल वही की जाए। एक मैं यहाँ पर सुझाव देना चाहूँगा, जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं उनके लिए और वो सब लोगों के लिए जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि ये जो आंकड़े अभी प्रस्तुत किए गए थे इस प्रोग्राम के पहले, ये आंकड़े जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे भी हैं, एनबी से भी ये आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्यार्थी जाने के पहले ये सब बातें सुनिश्चित कर लें कि वो मेडिकल कॉलेज जहाँ वो विदेश में पढ़ने जा रहे हैं वो उस देश में रिकॉग्नाइज्ड है, उस कॉलेज के पास आउट बच्चे जो हैं वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ से जा रहे हैं वो लोग मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो यहाँ के रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है वो पूरी रखते हैं कि नहीं, अर्हता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और ये ज़रूर नज़र एक बार देख लें कि जिस कंट्री में वो जा रहे हैं वहाँ का पास परसेंटेज क्या है। इससे उनको एक ये अंदाज़ लगेगा कि जिस कंट्री में वो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ का स्टैंडर्ड कैसा है, और आने के बाद में उनको स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के कितने % चांस है। जिससे कि ये जो विद्यार्थी आज जो हमारे सामने बैठे हैं, इनकी समस्याएं जो कि बहुत जेन्युइन है, हम इससे पूरी तरह से सहमत हैं, और इस चीज़ को जो है सुधार करने के लिए सरकार और एमसीआई मिल के प्रयास बिल्कुल पूरी तरह से प्रयासरत है। जो आपने समस्याएं बताई हैं इसको हमने नोट किया है, और कोशिश ज़रूर की जाएगी कि इसके अंदर कोई इंटरवेंशन करके इस व्यवस्था में सुधार लाया जाए। लेकिन इनकी तरफ से भी एक प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। और संजय श्रीवास्तव जी, आपकी इसी बात के साथ कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। कुछ और सवाल करना चाहते थे लेकिन समय की सीमा है। आखिर में इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो मंशा है, जहाँ तक जब आप विदेशों से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आते हैं और भारत में पंजीकरण के लिए जो टेस्ट की व्यवस्था की गई है, उसके पीछे मंशा गुणवत्ता को बनाए रखना है, ना कि जो विदेशों से पढ़ाई करके आए हैं उनको व्यवस्था में घुसने से रोकने की है। ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उनका ये अधिकार है, वो जा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं कि किस देश में मेडिकल का किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर किस तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, किस तरह का क्लिनिकल एक्सपीरियंस उनको वहाँ पर मिल सकता है, और फिर भारत में आकर प्रैक्टिस करने के उनके कितने चांसेस हैं। इसके अलावा जैसा कि डॉक्टर बी श्रीनिवास ने कहा कि सरकार की ये कोशिश है कि आने वाले वक्त में भारत में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ सके, ज़्यादा यहाँ पर डॉक्टरी में बच्चों को दाखिला मिल सके, जिससे कि अगर बाहर आप जाना चाहते हैं तो वो शोध के लिए जाएं, आगे की ज़्यादा बड़ी पढ़ाई के लिए जाएं, ना कि आप बेसिक एमबीबीएस के लिए आपको विदेश जाना पड़े। इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल इतना कहते हुए कि आप अगर विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो उन बातों का ज़रूर ध्यान रखें जो आज हमारे यहाँ पैनलिस्ट ने इस प्रोग्राम में कही है। सरोकार में आज इतना ही। नमस्कार।